तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग क्या है, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब चीज़ों से डील करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आगे हम लोग जानेंगे किसी भी सब्सटेंस का डुअल नेचर होता है। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर इस यूनिवर्स में जो होता है उसमें डुअल नेचर पाया जाता है। डुअल नेचर का मतलब क्या होता है? देखो यार, मेनली दो तरह का सब्सटेंस होता है, एक पार्टिकल होता है, दूसरा वेव्स होता है। जैसे मैं बात करूँ, ये चॉक क्या है? पार्टिकल्स है। जो मैं बोल रहा हूँ, जो साउंड है वो क्या है, पार्टिकल है या वेव है? एक्चुअली साउंड क्या है? वेव है। लाइट क्या है? क्या पार्टिकल मैं बोल सकता हूँ? अभी तो हम लोग यार इस चॉक को बोल रहे हैं पार्टिकल, लाइट को बोल रहे हैं वेव, साउंड को बोल रहे हैं वेव। आगे हम लोग इसी चैप्टर में ये भी देखेंगे कि हर एक सब्सटेंस, हर एक मैटर जो होता है उसमें डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर का है तो पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। मतलब ये कि इस चॉक को जहां पार्टिकल कहे, इस चॉक में पार्टिकल नेचर तो है, लेकिन इसमें वेव नेचर भी आ सकता है यदि ये ट्रेवल करने लगे तो। यदि इसमें मूवमेंट आया, ये मूव करने लगे चॉक, तो ऐसे में क्या होगा, इसमें वेव नेचर भी आ जाएगा। अब तुम लोग को थोड़ा अजीब लग रहा होगा यार, ये वेव कैसे शो कर सकता है? वेव का मतलब समझते हो? वेव क्या होता है? क्या होता है वेव? वेव को किस तरह से डिफाइन करते हो, कोई तो बताएगा? वेव क्या है? वेव जस्ट एक डिस्टरबेंस है जो कि एनर्जी को कैरी करता है वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक। जैसे साउंड क्या है? एक वेव है, मतलब जस्ट एक डिस्टरबेंस है। हमने यहाँ पे डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया माउथ के अंदर, और उस डिस्टरबेंस के कारण मेरा जो वाणी है, जो मेरा आवाज़ है, वो आप लोगों तक पहुँच पा रहा है। ये रीज़न है ना। और वेव में एक खास बात क्या है यार, एक साथ ये एक से ज़्यादा जगह जा सकता, पहुँच सकता है। जैसे मैं बोला यार, रूपाली हो गए, तन्वी हो गई, भावना हो गया, वैष्णवी, सबका नाम ले लेते यार, नहीं तो और कहीं यार, लोकेश हो गए, रूपाली, ये भैरवी, योगिता, सब तक आवाज़ आ रहा है। ऐसा तो नहीं यार रूपाली सुन रही है और भैरवी या योगिता नहीं सुन रही है, ऐसा है क्या? नहीं है। मतलब जो वेव्स का एक ये खास प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो हर एक तक एक साथ पहुंचता है। लेकिन क्या पार्टिकल में ऐसा है? मान ले यार मैंने इस चौक से रूपाली को मारा, तो क्या उसको चोट लगेगा, वहां तक जाएगा? नहीं ना। मतलब पार्टिकल का एक समय में एक ही जगह पे होगा, लेकिन वेव के साथ ऐसा नहीं है। जैसे यार लाइट मान ले निकला यहाँ से, तो ये लाइट क्या है? केवल ऐसा तो नहीं यार कि केवल मेरे ऊपर पड़ रहा है, तुम लोगों के ऊपर नहीं पड़ रहा है, ऐसा है क्या? नहीं है। ये जो लाइट है वो हर जगह तक पहुंचेगा। तो ये वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो वेव जनरली क्या होता है, डिफाइन हम लोग किस तरह से करते हैं? वेव इज जस्ट अ डिस्टर्बेंस जो कि क्या कैरी करता है, विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसी तरह से मान ले यार कहीं तालाब में या छोटा सा पॉन्ड उंड है, वहाँ पे कोई सामान है, उसको आपको अपने पास लाना है, तो क्या करो, पत्थर उससे दूर फेंक दो। पत्थर जब दूर फेंकेंगे तो क्या होगा, वेव जनरेट होगा, और वेव के कारण क्या होगा, जो भी मान ले कुछ तुम्हारा उसमें चला गया, बॉल चला गया, तो क्या होगा, बॉल होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वेव क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और वो वेव क्या करेगा, जो भी है इस तरह से ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे अभी जो हम लोग इस चैप्टर में जो वेव्स पढ़ेंगे ना, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको हम लोग आगे से शॉर्ट में ईएम लिखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में देखो यार दो टर्म इंक्लूड है, एक इलेक्ट्रिक और दूसरा मैग्नेटिक, और दोनों के बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक कहते हैं चार्ज पार्टिकल, और मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो होता है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, पहले इस चीज को जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या लिखा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है? वो वेव्स, ऐसे वेव्स जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट और मूव करता, ट्रैवल करता है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तुम लोग के लिए हो सकता है नया टर्म होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कोई जानता है? मान ले यार यहाँ पे हमने प्रोटॉन रख दिया, पॉजिटिव चार्ज रख दिया, या मान ले हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। यदि यहाँ पे कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसके चारों ओर यदि कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा, तो ऐसे में क्या होगा, वो आइदर इसकी ओर अट्रैक्ट होगा या इससे रिपेल होगा। कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल, मैंने बोला यदि कोई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल आया तो अट्रैक्ट हो जाएगा। अभी इसकी बात नहीं कर रहे हम, ठीक है ना। मान लें हमारे पास कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, मान लें मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लाया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन मान लें मैंने कोई दूसरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन ले आया, ये रिपेल हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल ले आया, रिपेल हो जाएगा। बीटा पार्टिकल ले आया,
अट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब ये कि यदि इस चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में कोई दूसरे चार्ज पार्टिकल को लाते हैं तो आइदर अट्रैक्ट और रिपेल होगा। मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन वो फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बस और बस ये है कि ये जो चार्ज पार्टिकल था ना, ये चार्ज पार्टिकल अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया, और उस फील्ड में यदि कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो उस पर वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो लगेगा ही लगेगा। और उस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसके हम लोग क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हम बात करते हैं चार्ज पार्टिकल के बीच में। तो सबसे पहले तो ये चीज जान लो कि इलेक्ट्रिक चार्ज यदि कोई है प्रेजेंट तो उसके चारों ओर क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने का रीजन क्या है? बहुत ही सिंपल है, चार्ज। क्या रीजन है? चार्ज। इसी तरह से जैसे तुम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानते होगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जैसे मान लो यार ये अर्थ है, धरती है, यहाँ पे यदि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना, मान ले मैंने एक बॉल फेंका ऊपर, तो ये बॉल पे क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स लगता है ना, वो खुद ब खुद इस धरती की ओर अट्रैक्ट होने लगता है। मान ले यार कोई भी सामान ऊपर गया वो नीचे आएगा, ये एक नेचुरल टेंडेंसी। ऐसा क्यों? क्योंकि धरती जो है ना वो एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है, और इसके इस फोर्स का नाम क्या होता है जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसके चारों जो फील्ड जनरेट है उस फील्ड को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो फील्ड जनरेट हो रहा है उसे हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। कोई बताएगा इस ग्रेविटेशनल फील्ड का रीजन क्या है? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन था इलेक्ट्रिक चार्ज। यदि किसी भी पार्टिकल में चार्ज है तो वह अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा। इसी तरह से यहाँ पे इसका रीजन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स का। चार्ज होना जरूरी है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स तभी लगेगा जब किसी के ऊपर चार्ज होगा। तो हाँ बोलो बोलो बोलो, सही बोल रहे। हाँ गुड, वेरी गुड यार तन्वी, शाबाश। मास होना जरूरी है। मतलब यदि कोई भी सब्सटेंस में, कोई भी ऑब्जेक्ट में मास है तो वो अपने चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करता है। यानी यहाँ पे इस अर्थ का मास है, अर्थ चारों ओर अपना ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करेगा, और उस फील्ड में यदि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आता है तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। अब तुम लोग ये भी सवाल कर सकते हो यार मेरा भी तो यार मास है, इस चौक का भी तो मास है, तो हम दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए, हमारे तुम्हारे बीच भी अट्रैक्शन होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है? नहीं। क्यों नहीं होता है? शायद 9th में पढ़े हो, किसे पता है क्यों नहीं तुम लोग अट्रैक्ट होते हो एक दूसरे की ओर? कोई ऑब्जेक्ट रखा है वो हमारी ओर अट्रैक्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ही कम हो जाता, बहुत ही कम, 10 का पावर -15 के आसपास आता है, 10 -15। तो इतना कम होता है कि उसको हम लोग फील नहीं कर सकते। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का रीजन था वो मास। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में मास है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करेगा, और यदि कोई भी उस फील्ड के अंदर आता है तो उसको अपने ले लेगा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे चार्ज पार्टिकल केस में बोलूंगा कि यहाँ पे इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल आता है। चार्ज पार्टिकल, मान ले यहाँ पे मैंने न्यूट्रॉन ले आया, क्या न्यूट्रॉन पे क्या होगा? नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन, एज इट इज रह जाएगा। इसलिए चार्ज पार्टिकल ले आएगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन एक और चीज ऑब्जर्व करोगे, यदि मैं मान ले इलेक्ट्रॉन था, हम काफी दूर ले चले गए इलेक्ट्रॉन को, क्या उस पर कोई अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स काम करेगा? यदि बहुत दूर ले चले गए तो नहीं। मतलब ये कि ये जो फोर्स का स्ट्रेंथ है ना वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा स्ट्रेंथ जो है ना इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वो वीक होता चला जाएगा। सेम चीज यार यहाँ पे भी अर्थ के साथ भी देखते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है, तुम जैसे जैसे ऊपर चले, जैसे चंदा मामा तक पहुँच जाओगे तो क्या होगा? हाँ, छू मंतर हो जाता है, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, फिर तुम इधर नहीं आओगे, तुम उधर ही उड़ते रहोगे। ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लियो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। फील कर रहे हो ना तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा? कहीं भी चार्ज पार्टिकल आएगा वहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से यार मान ले हमारे पास कोई मैग्नेट है, ठीक है, कोई भी मैग्नेट है, मैग्नेट में साउथ नॉर्थ पोल होता है। अगेन यार इस मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में, इस मैग्नेट के चारों ओर देखो ना यार, तुम लोग तो खूब बचपन में
मैग्नेट छोटा सा मिल जाता होगा, कोई भी चीज़ मिलता होगा उसको ट्राई करते रहते होगे ना। हाँ, तो इस तरह से मैग्नेट भी क्या होता है, लेकिन यदि कोई मान ले हमारे पास मैग्नेट और कोई नेल है, कील है, कोई लोहे का ऑब्जेक्ट है, आयरन ऑब्जेक्ट, उसको दूर ले चले जाएंगे तो नहीं अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब, लेकिन पास लाएंगे तो अट्रैक्ट हो जाए। इसका मतलब क्या है, इस मैग्नेट के चारों ओर भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, और यदि कोई ऑब्जेक्ट उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है तो अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन बाहर रखा है तो मतलब अगेन मैग्नेट के चारों जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका भी अपना एक स्ट्रेंथ है, लेकिन वो एक अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, तो मैग्नेट के चारों ओर जो फील्ड जनरेट होगा उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कह देंगे। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ इन दोनों का जो मूवमेंट होता है, ट्रैवलिंग का जो डायरेक्शन होता है, वो वेव्स के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। इस चीज को हम डायग्राम से समझा देते हैं। मतलब यदि वेव एक्स एक्सिस में जा रहा है, वेव का डायरेक्शन यदि एक्स एक्सिस में है, तो जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो उस कहाँ होगा, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा और दोनों के दोनों वेव्स के डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होगा। समझ रहे हो? तो यार इस चीज को देखो यार, समझाते हैं। जैसे मान लो वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वेव का डायरेक्शन है। जैसे यार लाइट या फिर मैंने साउंड बोला इस डायरेक्शन में जा रहा है, समझने के लिए, तो इस डायरेक्शन में आ रहा है। इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, हाँ, लेकिन जो लाइट आता है ना, वो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप देखो, मान लो यार ये वाला जो है ना, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इसके परपेंडिकुलर। ऐसा, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला जो तिरछा थोड़ा गया है, और ये मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा समझ सकते हो, ये एक्स एक्सिस में जा रहा था, वेव का डायरेक्शन किस एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ये ऐसा समझ लो, वाई एक्सिस, मतलब ऐसा है, ये वाला लाइन जो है एक्स एक्सिस है, उधर तो समझ में आएगा नहीं, ये लाइन एक्स एक्सिस है, ये लाइन वाई एक्सिस है, और जो बोर्ड के अंदर बाहर आएगा इसको मैं ऐसा दिखाता हूँ, ये जेड एक्सिस है। ये लाइन जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये एक्चुअली ऐसा है, ऐसा परपेंडिकुलर होगा इस बोर्ड पे। समझ गए, तीन एक्सिस कौन सा है। तो यदि वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये जो है ना, ये जो तिरछा वाला ऐसे करके दिखा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो किस एक्सिस में जा रहा है, वाई एक्सिस में। तो ये वाला जो दिख रहा है ना, ये ऐसा समझ लो कि ये वाला जो है, या एक काम करो, ठीक है, समझने के लिए, फिर ये वाला किस एक्सिस में मान लेंगे, वाई एक्सिस में, मतलब सॉरी जेड एक्सिस हो जाएगा ना। हाँ, ये वाला जेड एक्सिस में समझ लो कि ये बाहर की ओर आ रहा है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड। मतलब तीनों का तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है, समझे। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कुछ इस तरह से ट्रैवल करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उसको किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे साउंड की हम बात करें, साउंड वेव्स की बात करें, तो यदि यहाँ से हवा निकाल दिया जाए, हटा लिया जाए, तो क्या साउंड हमारा तुम्हारे तक पहुँच पाएगा, नहीं पहुँच पाएगा। मतलब साउंड को एक मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। यानी जहाँ एयर नहीं भी है वहाँ पे भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल कर सकता है। समझ रहे हो? तो पहले ये चीज़ तुम लोग, ये वाला फोटो जो बनाया उसको तुम लोग अपने कॉपी में बना लो। देखिए समझ में आया तुम लोगों को? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है इस चीज़ को अब समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? These are the waves in which electric and magnetic fields travel perpendicular to each other and also in the direction perpendicular to the direction of propagation of wave. यानी इसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होंगे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और वो दोनों इलेक्ट्रिक और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होगा किसके? ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। यानी वेव का जो प्रोपगेशन का डायरेक्शन है उसके भी परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, अब ये अंदर कैसे होता नहीं होता उतना तुमको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी आप लोग बस ऊपर ऊपर अभी समझो जो जो आपके लिए काम का है।
अब देखो यार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, हम शॉर्ट में ईएम रेडिएशन लिखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, ये जैसे लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, तो उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकता है, विच कैन ट्रैवल इन स्पेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ मटेरियल मीडियम। मतलब मीडियम की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रोपगेट होने के लिए। लाइट भी क्या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जहां आ गया इसका मतलब समझ जाना कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑलरेडी यार बता दिया, लिखवा भी दिया, क्या है, मतलब इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स थ्रू स्पेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ मटेरियल मीडियम। एग्जांपल में क्या क्या लिखवाए थे, गामा रेज, एक्स रेज, ये जितने भी रेज हैं, एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स, और क्या क्या है, अच्छा 3 ही लिखवाए। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारा आ जाएगा, माइक्रोवेव्स आ जाएगा, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज। विजिबल रेज किसको बोलते हैं, जो लाइट हमारे तक आ रहा है, जो सनलाइट आ रहा है, जिसके वजह से देख पा रहे हैं, वो क्या है, विजिबल रेज। तो वो भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। ओके, तो ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कहने का मतलब जो वेव्स हमारे लिए काम का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसके कुछ पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले भी यार तुम लोग 9th-10th में वेव्स के बारे में पढ़े होंगे। वेव्स में क्या क्या चीज़ होता है, कोई बताएगा, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सब पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, वेवलेंथ पढ़े हो ना ये सब। हाँ, तो वो सब हम लोग जैसे स्ट्रिंग के केस में, ट्यूनिंग फॉर्क के केस में तुम लोग पढ़े होगे, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। इसी चीज़ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में भी अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में जान लेते हैं, लिख लो पहले नोट करके। अ वेव इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर्स। अ वेव is characterized by the following parameters. सबसे पहला क्या, वेवलेंथ। इसको डिनोट क्या से करेंगे, लैम्डा से। लैम्डा क्या होता है यार, लिख लो इसका। देखो यार, कोई भी वेव को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो मेन लाइन दिख रहा है, कुछ इससे ऊपर होते हैं और कुछ पार्ट इससे नीचे होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, क्रेस्ट, और नीचे वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, ट्रफ कहा जाता है। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उसे ही लैम्डा या वेवलेंथ कहते हैं। यानी यहाँ पे क्रेस्ट दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इसे ही वेवलेंथ यानी लैम्डा कह देंगे। या फिर ट्रफ से ट्रफ के बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ले लेते, ये भी लैम्डा हो गया। या फिर यदि इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं, एक वेव का जो कंप्लीट लेंथ होता है ना, उसे ही वेवलेंथ कहा जाता है, ऐसा भी समझ सकते हैं। द लेंथ ऑफ अ कंप्लीट वेव इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेवलेंथ। वेव का कंप्लीट जो लेंथ होगा, तो एक यदि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये वेव कंप्लीट कहाँ हो रहा जाकर, क्या यहाँ जाके कंप्लीट हो गया, नहीं, यहाँ जाके नहीं कंप्लीट हुआ, यहाँ जाके, हाँ, यहाँ जाकर कंप्लीट हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ के बाद फिर से ये रिपीट कर दे रहा है वेव को, इसलिए यहाँ से यहाँ तक वेव कंप्लीट हो गया। यार यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ये, इसलिए ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, लैम्डा। ठीक है, अब कहीं से मेजर कर लो, ये डिस्टेंस तुम मेजर करो, ये मेजर करो, ये मेजर करो, सब जो लेंथ है वो सेम आएगा और सभी का वैल्यू लैम्डा के बराबर होगा। लैम्डा क्या, डिस्टेंस है ना, इधर डिस्टेंस है तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर होना चाहिए, इसलिए एसआई यूनिट की बात की जाए तो मीटर बोलेंगे। क्लियर, तो ये तय हो गया यार वेवलेंथ के बारे में। सेकंड क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को देखो यार, डिनोट हम लोग क्या से करते हैं, एफ और न्यू से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी यार न्यू क्या होता है, हाँ, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड।
यानी किसी भी पॉइंट से 1 सेकंड में कितने बार, मतलब वहां से कितना वेव्स पास किया, उसे हम लोग कह देंगे फ्रीक्वेंसी। जैसे यार ट्यूनिंग फॉर्क के केस में कितना बार आ रहा जा रहा है 1 सेकंड में, कितना वेव्स कंप्लीट किया, सिंपल लैंग्वेज में मैं बोल सकता हूँ 1 सेकंड में वो कितना कंप्लीट वेव्स कर रहा है, वही हो जाएगा उसका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब कितना कंप्लीट वेव किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है। मान लिया मैंने यहाँ पे एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, कोई वेव इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो 1 सेकंड में इस पॉइंट से कितना वेव पास किया, उसे ही कह देंगे फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है ना, 1 सेकंड में इस पॉइंट से कितना वेव पास किया, तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। सभी वेव्स का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा, कोई ज़्यादा मतलब कि नंबर ऑफ कोई ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब यहाँ से नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा पास करेगा, कोई कम वेव्स यहाँ से पास करेगा। ठीक है, तो इसलिए सभी का वेव्स का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो, तो फ्रीक्वेंसी जो होता है एफ और न्यू, इट इज द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। थर्ड पॉइंट क्या था, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसको सिंपल v से डिनोट कर देंगे, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी जैसे जो हम लोग फिजिक्स में वेलोसिटी पढ़ते हैं वही यहाँ पे भी है, लेकिन बस यहाँ पे जो वेलोसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकंड। ठीक है, तो अच्छा वेलोसिटी का फार्मूला लिख पाए थे क्या, v इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इंटू। ठीक है, कैसे आया था ये चीज़ को अभी हम लोग समझ लेते हैं। हमें पता है, एक रुको इस पे हम आते हैं, पहले टाइम पीरियड को समझ लेते हैं। इसका वेव नंबर लिखवाए थे ना, वेव नंबर जिसको डिनोट करते हैं न्यू बार से। वेव नंबर क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 यूनिट लेंथ और इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। मतलब 1 यूनिट लेंथ हम डिसाइड कर लेते हैं अपने तरफ से, 1 यूनिट लेंथ का मान लो यार हमने 1 सेंटीमीटर डिसाइड कर लिया, ये डिस्टेंस कितना है मान ले 1 यूनिट लेंथ दैट इज 1 सेंटीमीटर, या हम यूनिट लेंथ 1 मिलीमीटर भी मान सकते हैं, या हम 1 मतलब ये 1 मिलीमीटर है नहीं, जस्ट मानने के लिए मैं बोल रहा हूँ, कोई भी 1 यूनिट लेंथ मान लो, उस 1 यूनिट लेंथ में कितना वेव्स प्रेजेंट है वही हो जाएगा उस वेव का वेव नंबर। ठीक है, अलग अलग वेव का वेव नंबर अलग अलग होगा। हो सकता है भाई इस 1 यूनिट लेंथ में किसी का 10 वेव्स आ जाए। मान लें मैंने एक्सरेज लिया, एक्सरेज समझते हो ना यार, अंदर बॉडी वॉडी का फ्रैक्चर है नहीं है ये सब चेक करने के लिए जो एक्सरेज यूज किया जाता है, तो मान ले उसका हमने चेक किया तो उसमें पता चला कि यार 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट लेंथ में उसका 10 वेव्स है। 10 तो नहीं, बहुत ज़्यादा होता है, मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इसी तरह से मान ले मैं विजिबल रेस की बात कर रहा हूँ, विजिबल जो सनलाइट जो हमारे पास हमारे तक आ रहा है, तो उसका मान ले 50 वेव्स है 1 सेंटीमीटर लेंथ में। इसी तरह से रेडियो वेव्स, रेडियो स्टेशन या जो भी स्टेशन होता है टीवी भी, वहाँ से जो वेव्स आ रहा है वो रेडियो वेव्स से है, तो वहाँ से जो वेव्स आ रहा है उसका अलग ना वेव नंबर होगा। यानी वेव नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, एक यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ वेव्स कितना है इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है वेव नंबर। और वेव नंबर को हम लोग किस तरह से डिफाइन ये करते हैं, फार्मूला 1/λ। इस चीज़ को हम लोग ऐसा भी मतलब कि समझ सकते 1/λ क्यों हुआ। हमें पता है कि यदि किसी वेव का लैम्डा यदि वेवलेंथ है तो लैम्डा वेवलेंथ में कितना वेव कंप्लीट होगा बता सकते हो। हाँ, एक ही वेव आएगा ना लैम्डा लेंथ में। यदि हम लेंथ ऑफ वेव लैम्डा लिए हुए हैं तो लैम्डा लेंथ में कितना वेव आएगा, 1 वेव आएगा। और लैम्डा की जगह पे मान लो मैंने तो 1 यूनिट लेंथ में, ये यूनिट लेंथ है ठीक है ना, 1 यूनिट लेंथ में कितना वेव आएगा कैसे बताएंगे यूनिटरी मेथड से। लैम्डा लेंथ में 1 वेव आया तो 1 यूनिट लेंथ में कितना वेव आ जाएगा, 1/λ वेव आ जाएगा। और यही नंबर ऑफ वेव जो आया 1 यूनिट लेंथ में, इसे ही हम लोग क्या कह देंगे, वेव लेंथ नहीं वेव। हमें ये पता था कि लैम्डा लेंथ में 1 वेव आता है, तो लैम्डा लेंथ में इतना है तो 1 यूनिट लेंथ में कितना वेव आएगा, यूनिटरी मेथड से देख लिया 1/λ। इसका मतलब क्या हो गया, वेव नंबर 1/λ। समझे। इसके बाद लास्ट क्या है, टाइम पीरियड। ये नीचे का दिख रहा है देखना कैमरा में, टाइम पीरियड डिनोट कैसे करते हैं, टी से, कैपिटल टी से। और ये टाइम पीरियड क्या होता है,
टाइम टेकन फॉर द वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। तो वन साइकिल को कंप्लीट करने का मतलब क्या है? वेव को कंप्लीट होने में जो समय लग रहा है, जैसे मान ली इस पॉइंट से कोई वेव चलना स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से, तो दोबारा यहाँ से यहाँ तक आने में मान लो कोई वेव पीछे से आ रहा था, जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तब एक वेव इसका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक आने में एक वेव को कंप्लीट करने में कुछ समय लगेगा ना, या ऐसा बोल सकते हो वेव को एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में जो समय लगेगा उसे ही क्या कह देंगे? टाइम पीरियड। समझ में आ रहा? कुछ तो हार्ड नहीं है यार। तो इस तरह टाइम पीरियड क्या हो गया? टाइम टेकन फॉर द वेव टू कंप्लीट वन साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने में हो गया कंप्लीट। इसमें जो समय लगा उसे ही क्या कह देंगे? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लिखा है? T इक्वल टू 1/f। इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं 1/f क्यों लिखा जा रहा है? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, अच्छा ये चीज़ तुम लोग सुनो ना, ये वेव नंबर में ये चीज़ को लिख लेना, यदि ये सब चीज़ लिखते चलना। ये लैम्डा लेंथ कर लेना, यहाँ पे लैम्डा लेंथ, फिर वन लेंथ, वन यूनिट लेंथ, ऐसा कर लेना। ऐसा तुम लोग थोड़ा लिख लेना इसको, लैम्डा लेंथ में वन वेव आ रहा है तो वन यूनिट लेंथ में कितना वेव आएगा? 1/λ वेव, दिस न्यू बार इक्वल टू 1/λ। अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड को 1/f क्यों लिखते हैं? इस चीज को समझते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था? नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन वन, यानी एक सेकंड में कितना वेव उस पॉइंट से पास कर रहा है। मैं ऐसा बोल सकता हूं नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड, शॉर्ट में बोल दूं नंबर ऑफ वेव्स इन। फ्रीक्वेंसी का मतलब यही है ना, नहीं किसी फ्रीक्वेंसी, किसी वेव्स का फ्रीक्वेंसी मान लो 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब क्या है कि वो एक सेकंड में कितना वेव कंप्लीट कर रहा है, कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है? 50। किसी का फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, इसका क्या मतलब है? एक सेकंड में वो 100 साइकिल 100 वेव्स कंप्लीट कर रहा है। समझ रहे हो? तो मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं, तो पता है कि एफ वेव्स कंप्लीट हो जाएगा कितने समय में? 1 सेकंड में। और टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? हाँ 1 सेकंड। अभी देखो कोई लिखेगा नहीं, ठीक है ना, अभी लिखना नहीं, अभी मैं जब बोलूँगा ना तब लिखना है। एफ वेव्स को कंप्लीट होने में कितना समय लगा? 1 सेकंड। फ्रीक्वेंसी का मतलब ही यही होता है ना, 50 हर्ट्ज, इसका मतलब 50 वेव को कंप्लीट होने में 1 हर्ट्ज लग रहा है। मान ले किसी का फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, इसका मतलब 100 वेव्स को कंप्लीट होने में 1 सेकंड लग रहा है, ये मतलब है। तो एफ वेव्स को कंप्लीट होने में 1 सेकंड लग रहा है। यदि मेरा सवाल है आपसे कि एक वेव को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, क्या बोलेंगे? 1/f सेकंड, यही क्या हो जाएगा? तो टाइम पीरियड का मतलब ये होता है एक वेव को कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है। तो यदि हमें फ्रीक्वेंसी पता है तो मैं बता सकता हूँ टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, कैसे बताएंगे? जस्ट 1/f कर देंगे, वही हो जाएगा टाइम पीरियड। समझ में आ रहा? इस चीज़ को भी लिख लो, ये चीज़ को भी लिख लेना ऐसा, ये इसको पूरा लिख लो। अब इसके बाद फिर हम लोग वेलोसिटी समझ लेंगे। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या था? लैम्डा इंटू एफ। ये कहाँ से आया था देखते हैं, समझते हैं। सिंपली ऐसा तुम ही लोग बता दो मुझे, वेलोसिटी क्या होता है? फिजिक्स में जो पढ़ते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है। यदि मैं एक वेव की बात करूं, यदि हम एक वेव की बात करें, एक वेव यहां से यहां तक आने में कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना समय लिया, मेरा सिंपल सा सवाल है। यहां से यहां तक वेव आने में कितना डिस्टेंस कवर किया? ये लेंथ किसके बराबर होता है? यहां से यहां तक का लेंथ जो होगा लैम्डा। और टाइम कितना लेगा यहां से यहां तक आने में वेव? 1/f या कैपिटल टी भी बोल सकते हैं ना। यहाँ से यहाँ तक वेव, यहाँ से यहाँ तक आने में एक कंप्लीट हो चुका ना वेव, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पे आया, मतलब कंप्लीट हो गया एक वेव। और एक वेव को कंप्लीट होने में जो समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? टाइम पीरियड, कैपिटल टी कहते हैं। तो वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस का यहाँ पे क्या रख दें?
टी की जगह पे क्या रख दें, हाँ, या फिर कैपिटल टी रख देते हैं। और 1/t को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड को 1/f लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा इनटू वेलोसिटी हो गया, समझ में आ रहा। और इन केस ऑफ लाइट देखो, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, गामा रेज, एक्स रेज, ये सभी का जो वेलोसिटी होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। मतलब ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू को बताएगा, वेरी गुड, क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸। एक काम करो, पहले ये चीज़ तुम लोग नोट कर लो, ये जो तुम लोग लगे अपने हिसाब से नोट कर लो। अब देखो इस चीज को नोट करके लिख लो तुम लोग पहले, स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। सभी का स्पीड किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। मतलब अब यदि इसी चीज़ को v इक्वल टू लैम्डा इनटू एफ है, यदि मैं यही एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए लिखूं, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम लोग, अरे यार ये चीज़ को ऊपर लिख लो, अच्छा, वेलोसिटी ऑफ लाइट का वैल्यू क्या होता है, क्या होता है, ये मिटा दो ना, हाँ, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸। यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और याद रखेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट को c से डिनोट करेंगे हम लोग आगे से, क्या से, स्मॉल c, ठीक है। तो यहीं से देख लो यार, c इक्वल टू क्या मिला हमें, लैम्डा इनटू f। यह एक्सप्रेशन आगे चलकर बहुत ही यूज होगा। या फिर इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c/λ, ये ज़्यादातर यूज होता है। नेक्स्ट, FM रेडियो ब्रॉडकास्ट एट 900 kHz, व्हाट वेवलेंथ डज दिस करस्पॉन्ड। तो देखो यार, जो वेव है इसका 900 kHz, ये 900 kHz जो है ये क्या दिया हुआ है, इस चीज़ को पहले समझ लो। फिर हमें पता है हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, इसका मतलब ये जो दिया है ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। और फ्रीक्वेंसी में 900 kHz, किलो तो फ्रीक्वेंसी में नहीं आता है, इसका मतलब मैं यदि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू लिखना चाहूँ तो कितना लिखूंगा, तो 900 × 10⁻³ हर्ट्ज, ठीक है। इसको एक्चुअली ऐसा लिखा है। और याद रखना है हर्ट्ज भी जो है ना वो एक SI यूनिट है। कैसे, हर्ट्ज का मतलब होता है सेकंड इनवर्स, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड होता है ना, और टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। मतलब कि मैं फ्रीक्वेंसी का यूनिट बोल सकता हूँ सेकंड इनवर्स। यहाँ पे भी हम लोग सेकंड यूज कर रहे हैं जो कि एक SI यूनिट है, इसलिए फ्रीक्वेंसी जो है 900 × 10⁻³ हर्ट्ज। और हमें बताना है इसका करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगा। यार फ्रीक्वेंसी पता है तो वेवलेंथ नहीं निकाला जा सकता है, बहुत ही सिंपल है। क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c/λ, हमें लैम्डा बताना है तो c/f। c का वैल्यू अब क्या ले लेंगे, तो देखिए FM ब्रॉडकास्ट एट इतना हर्ट्ज, तो FM जो रेडियो होता है वो रेडियो वेव एमिट करता है, और रेडियो वेव्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसलिए उसका जो स्पीड होगा वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाएगा, यानी 3 × 10⁸। याद रखिएगा इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। और फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी यार हमें पता है 900 × 10⁻³। तो अब क्या कैलकुलेट करना है यार, 3 × 10⁸ और डिवाइडेड बाय में ये 9 × 10⁵ लिखा जा सकता है, ये कट गया 1/3 × 10⁻³ क्या बचा इधर 3। और इसको यदि अब देखिए 1000/3 हो चुका है, 1000/3 कैलकुलेट करोगे तो 333.33 ये आ जाएगा आंसर। और यूनिट यार फाइनली देख मीटर ही रहेगा, क्यों, हम लोग वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, और वेवलेंथ कैलकुलेट करते समय c और f दोनों को हमने SI यूनिट में रखा, तो ऐसे में लैम्डा भी SI यूनिट में ही आएगा। क्लियर, तो चलो यार ये आप लोग नोट कर लो। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो यार, जिन बच्चों का ये सवाल नहीं हुआ देख ले,
सवाल क्या है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ रेडिएशन विथ वेवलेंथ 480 नैनोमीटर। मतलब किसी वेव का वेवलेंथ दिया हुआ है, आपको बताना है फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। ठीक है, तो वेवलेंथ दिया तो पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा। सी का वैल्यू क्या पुट करें बता दो, 3 × 10⁸ लैम्डा क्या पुट कर दिया जाए, 480 इंटू -9 10 का पावर माइनस। यार याद रखना, देखिए यार मैंने बेसिक में हर एक चीज़ बता दिया था ना, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, पिकोमीटर, जो जो चीज़ है हर एक चीज़ यूज आएगा। फिर यूनिट को कन्वर्ट कैसे करते हैं एक दूसरे में वो भी बताएं, तो हर एक चीज़ यूज आने वाला है आगे। ठीक है, तो इसलिए यार जो नहीं देखे ना वो कन्वर्जन वाला जाके देख लेंगे। 3/480 यहाँ से 3 × 160 हो गया, तो ये 10 का पावर 8 है, और बाय में 160 × 10 का पावर माइनस 16 इंटू, ऐसा लिख सकते हैं 160 को 16 × 10 का पावर 8 कर देते हैं। ये जो 10 होगा ना वो -9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, -8 बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 10 का पावर ये 1/16 अलग, और ये +8 और -8 कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी है तो यूनिट क्या आ जाएगा, हट जाएगा। अब इसी को और यदि फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो 16 का पढ़ा आता है तुम लोगों को, 16.10 0 100 16 6 96 4 40 17 दूनी 32 8 38 16 5 85 इतना इंटू 10 का पावर 16। यदि इसको अब साइंटिफिक नोटेशन में मान लो लिखना है तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए पॉइंट कहाँ आना चाहिए, सही है ना। अच्छा वो 16 का 6 हो गया, आप सही है ना। हाँ यार इस तरह से बताया करो, अब वही कि तुम लोग नहीं रहते तो गलती हो जाता। अब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना तो पॉइंट हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा, 6.25 करना पड़ेगा, 6.25 और इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा बताओ जरा, हाँ 14 हो जाएगा। क्यों 6.25 की तो बाय 100 करना पड़ेगा ना, और बाय 100 करेंगे तो 16 का 14 हो जाएगा। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। सेकंड पार्ट क्या निकालना है हमें, वेव नंबर। वेव नंबर तो कुछ है ही नहीं है, वेव नंबर क्या होता है, न्यू बार, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/λ। अच्छा न्यू बार जो है वेव नंबर, उसका यूनिट क्या होगा, कोई बताएगा, वेव नंबर का यूनिट क्या होगा, यूनिटलेस होगा, क्या होगा, तो 1/λ। देखिए जब भी यूनिट निकालते हैं कैसे, 1/λ, लैम्डा का यूनिट क्या होता है मीटर, और 1/मीटर का मतलब क्या, मीटर इनवर्स। तो लैम्डा की न्यू बार का यूनिट क्या हो गया, मीटर इनवर्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मीटर, अरे यार ये नहीं, यूनिट जो भी आएगा आंसर मीटर इनवर्स में आएगा। 1/λ का है तो 480 नैनोमीटर, दैट इज, बस यही हो जाएगा आंसर। तो इसको मैं 1/48 इंटू 10 का पावर कितना कर दूँ, -8 अगेन कर दूँ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, यही होगा मीटर इनवर्स। अब इसको कैलकुलेट करके आंसर जो आ जाता है मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, 2 पॉइंट समथिंग में आएगा। अरे यार ठीक है, ये तुम लोग कैलकुलेट कर लेना। ओके, क्लास को यहाँ एंड करते हैं, इस पे 1-2 प्रॉब्लम और कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट डे, और इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो यार बाय बाय।